तो यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भाजपा मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक जारी है। शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर चर्चा की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी इसी बैठक में लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की खबर मिल रही है, जहां पर यह जानकारी है कि शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल पर चर्चा होने के साथ आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो देखिए, यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है और बताया यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख से लगाए मंत्रिमंडल पर चर्चा चल रही है और इसी बैठक में आखिरी मुहर भी लग सकती है, जिस पर चर्चाओं का दौर जारी है। थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की भी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो इसी बड़ी बैठक पर नजर बनी हुई है, जहां पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण की तारीख हो या मंत्रिमंडल, इस पर इसी बैठक में चर्चा चल रही है और आखिरी मुहर भी एक बड़ी बैठक में लग सकती है। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण की तारीख हो या मंत्रिमंडल पर चर्चा, इसे फाइनल टच दिया जा सकता है, ये जानकारी आ रही है। तो योगी मंत्रिमंडल पर क्या स्वरूप होगा, किन नामों के साथ ये मंत्रिमंडल सामने आएगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा मंथन के बाद बड़ी जानकारी ये है कि यहां आखिरी मुहर भी लग सकती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि मुख्यालय पर भी बड़ी बैठक होनी है, जहां पर इन तमाम चर्चा और मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर भी निकला जा सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां यूपी सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है लखनऊ को लेकर दिल्ली में। जी अविनाश। जी देखिए, अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 40 मिनट से ये बैठक जारी है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनके साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले चर्चा हो रही है, जो चुनावी नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो नतीजे रहे हैं भाजपा के पक्ष में कितने गए हैं और भाजपा को नुकसान कहां हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है। क्या जो सहयोगी दल रहे हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, इनका वोट बैंक किस तरीके से बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है और बीजेपी का वोट बैंक किस तरीके से इन दोनों सहयोगी गठबंधन को गया है, तो इसका विश्लेषण किया जा रहा है। खासतौर से अगर आप देखिए तो दो महत्वपूर्ण जिले ऐसे रहे जहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप हुई है, यानी कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। उनमें कौशाम्बी जिला है और गाजीपुर जिला है। वैसे तो अगर बात करें तो टोटल 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। उनमें आजमगढ़ है, कौशाम्बी है, गाजीपुर है, मऊ है, अंबेडकर नगर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है, लेकिन 2 जिले इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कौशाम्बी जिले से ही आते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में प्रचंड बहुमत मिला था। और इस बार वो जब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और इसके अलावा डिप्टी सीएम थे, तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि उनके जिले में तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और उस शख्स के सामने चुनाव हार गए जो कौशाम्बी जिले में एक दिन भी चर्चा में नहीं रहा, यानी कि पल्लवी पटेल एक दिन भी चुनाव से पहले चर्चा में नहीं रही कौशाम्बी जिले में। और वो आती हैं बाहर से, उनको बाहरी कैंडिडेट बताया जाता है, जबकि वो चुनाव हरा के चली जाती हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। तो इसका विश्लेषण हो रहा है। इसके साथ साथ गाजीपुर जिला चूंकि महत्वपूर्ण जिला इसलिए है कि वहां से कभी सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा, इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो उनके जिले में ऐसे क्या रहा कि 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, 10 मंत्री और एक डिप्टी सीएम को मिला लीजिए, कुल 11 लोग चुनाव हारे हैं जो कि सरकार में हिस्सा रहे हैं और उनके काम के प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है। तो क्या कारण रहा है कि वो चुनाव हार गए, इसका भी मंथन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, गन्ना किसानों ने भी आंदोलन किया और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा था कि जाट समुदाय नाराज है, जिनको मनाने के लिए दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर में बैठक हुई थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए हैं, जबकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो पूर्वांचल की क्या बात समझ नहीं पाए थे जो संगठन के लोग हैं कि वहां पे नुकसान हो गया और पश्चिम में जबकि जहां कहा जा रहा था कि नुकसान होगा वहां पे नुकसान नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के विश्लेषण किया जाएगा। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एमएलसी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो किसको एमएलसी
एमएलसी का टिकट दिया जाए, जिससे कि जो संगठन में तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा सका और काफी लंबे समय से वो संगठन के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, अपना जो है दिन रात पार्टी के लिए एक लगाए हुए हैं, पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अब पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें कई सारे युवा भी हैं और कई सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो उनके नामों को लेकर के भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में किस तरीके से समायोजन किया जाए सहयोगी दलों का, जिसमें अपना दल शामिल है, निषाद पार्टी शामिल है, अपना दल के 12 विधायक जीत कर आए हैं जबकि निषाद पार्टी के 6 विधायक जीत के आए हैं, तो उनका किस तरीके से समायोजन मंत्रिमंडल में किया जाए, कितने पद दिए जाएं, क्योंकि पिछली दफा अगर देखें 17 से 22 में तो अपना दल को सिर्फ एक मंत्रिमंडल मिला था, जबकि इस बार ज्यादा की डिमांड हो रही, तो उनको कितना मंत्रिमंडल पद दिया जाए, 2 दिया जाए या 3 दिया जाए, जो नई सहयोगी दल है निषाद पार्टी उसको कितने मंत्री पद दिए जाए, तो तमाम सारी चीजों को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है और एक मोटा मोटा नाम भी यहाँ पे तय किया जाएगा कि किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, कौन से नए चेहरे संभावित हो सकते हैं जिनको मौका दिया जाना चाहिए, जो लोग चुनाव हार गए उनकी जगह पे किनको लाया जाए जिससे कि वो सारे समीकरणों को साध सके। तो इन सभी चीजों को लेकर के बैठक हो रही है और अभी 40 मिनट इस बैठक हुए हैं और तकरीबन अगर अभी बात करें 2 से ढाई घंटा ये बैठक और चलेगी, कम से कम समय और ज्यादा भी हो सकता है। तो तमाम सारी चीजों का अभी विश्लेषण चल रहा है और अभी अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र और इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिज क्षेत्र, इसको लेकर के विश्लेषण चल रहा है कि किस तरीके से पश्चिम में परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से ब्रिज में क्षेत्र में परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से भी गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा, वो चुनाव हार गए हैं, तो क्या कुछ वजह रहा है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विश्लेषण किया जा रहा है। और इसके बाद फिर बात करें तो एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर विश्लेषण किया जाएगा और फिर अंत में जो सहयोगी हैं उनको मंत्रिमंडल में पद दिए जाने को लेकर और जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसको ले जाने को लेकर कि कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उस पर अंतिम और फाइनल मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक होगी, गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की, तो उस पर लगाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। परसों अगर बात करें तो उत्तराखंड को लेकर भी कई घंटे तक बैठक चली, कल भी कई घंटों तक बैठक चली कि जिन 4 राज्यों में जानकारी और बहुत सारी चीजें, चर्चाओं का जो दौर चल रहा है, इस पर फाइनल मुहर क्या लगना है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बहुत डिटेल में सारी चीजों को देखने, समझने, परखने के बाद ही कोई आमूल चूल परिवर्तन होगा या फिर पुरानी चीजों पर भरोसा जताया जाएगा, ये सस्पेंस अभी बरकरार दिखाई देता है। इसीलिए आप नजर बनाए रखिएगा, टाइम टू टाइम हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अविनाश, फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने दी है।